चलो ठीक हो गया जी। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to introduce myself. My name is Dr. Imran Mumtaz. Today I'm going to teach you the computer course. The name of this course is Introduction to Information and Communication Technologies. ठीक है? The course code is CS305 and the credit hour is 321. काइंडली ये अपना माइक प्लीज ऑफ कर दें। देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने कोई एनोटेशन यानी कि एनोटेट यूज नहीं करना, ना ही आपने अपना माइक को जो है बिला वजह ऑन रखना है। ठीक है? मैं कि जिस तरह बाकी क्लासें आपकी होती हैं उसी तरह आपने इसमें भी। अच्छा, कोई ऐसा अभी तो नहीं सीआर या जीआर आपको कोई मैसेज आ रहा है, कोई बंदा रहता तो नहीं अभी? हमारा आपका फर्स्ट मैसेज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि न्यू स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो एक्स्ट्रा रोल वाले स्टूडेंट हैं, ये दूसरे स्टूडेंट जो हैं उनके तो एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। जो नए स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन की है, उनके लिए है कि यहाँ पे आपको ये तीन चीज़ें, आपका कोर्स कोड, कोर्स टाइटल और आपके क्रेडिट आवर। ये आपका कोर्स कोड और कोर्स टाइटल ये तो आपको इसलिए जरूरी है कि जब आपने पेपर एग्जाम वाले दिन आपकी थ्योरी की शीट है या प्रैक्टिकल की शीट है, उसके ऊपर शीट्स जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। इस शीट के ऊपर आपने अपना कोर्स कोड और कोर्स टाइटल जो है वो लिखना होता है। और कोर्स जो जो क्रेडिट आवर है ये आपको बताते हैं कि इसका मतलब ये है कि आपके टोटल जो मार्क्स हैं इस सब्जेक्टिव वो कितने हैं, और आपने कोशिश करनी है कि उसकी सीजीपी को मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ से डिपार्टमेंट से आपको सीजीपी चार्ट भी मिल जाएगा। कोई भी टीचर शेयर कर देगा कि नहीं होता मेरे मुझसे ले लीजिएगा। सीजीपी चार्ट आपके पास, आपको उसका पता होना चाहिए कि सीजीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, और आपको पता होना चाहिए इसके मार्क्स कितने हैं इस सब्जेक्ट के, और आपको पता होना चाहिए कि इस मार्क्स में आप कितनी मेहनत करेंगे, कितने मार्क्स गेट करेंगे तो आपका ए ग्रेड होगा, कितने मार्क्स गेट करेंगे आपका बी ग्रेड होगा, और सी और सो ऑन, डी और एफ। तो जो इसमें लिखा हुआ है 3213 मीन के आपके 3 क्रेडिट आवर का ये कोर्स है। 21 मीन के आपका जो है हर वीक के अंदर 2 थ्योरी के हैं और 1 प्रैक्टिकल का पेपर जो पीरियड है। आप सिर्फ 3 को याद रखें, और 3 को एक क्रेडिट आवर जो है वो आपका 20 मार्क्स का है। वो इस सब्जेक्ट के लिए नहीं, वो हर सब्जेक्ट के लिए। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, जो फर्स्ट 3 है या 2 है या 4 है या 1 है, ये जाहिर करता है कि आपका टोटल मार्क्स आपके इस सब्जेक्ट के अंदर कितने हैं। अब यहाँ पे इस जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं इसमें है 321 या 3 क्रेडिट आवर का ये कोर्स है। इट्स मीन कि अगर एक क्रेडिट आवर आपका 20 मार्क्स का होता है तो आपका 3 क्रेडिट आवर का कोर्स कितने मार्क्स का होगा? फिर इट्स मीन कि वो 60 मार्क्स का होगा। ठीक है? अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो इट्स मीन कि वो 40 मार्क्स का लिखा होगा। अगर यहाँ पे 1 लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो 20 मार्क्स का होगा। अगर यहाँ पे 4 लिखा हो 3 की जगह पे तो इट्स मीन कि वो 80 मार्क्स का है। हम इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। 321 यानी कि टोटल 3 मीन आपका 60 मार्क्स का पेपर है। इसमें अगर आप 34 जो है 48 मार्क्स अगर गेट करते हैं 60 में से तो आपका ए ग्रेड है। अगर आप 39 मार्क्स गेट करते हैं तो फिर आपका बी ग्रेड है। ठीक है? इसी तरह 29 पे आपका सी हो जाएगा, 24 पे आपका डी हो जाएगा, और 24 से लेस जो होगा वो आपका ये जोहेब चौधरी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनोटेशन जो है वो उसको यूज ना करें, और प्लीज यहाँ पे लाइनें ना लगाएं। 321 जो है
वो आपका इट्स मीन के आपको पता चलेगा कि आपने कितने मार्क्स गेट करने हैं, और तब आपका जाके आपका ए ग्रेड होगा या बी ग्रेड होगा या सी ग्रेड होगा। एक चीज याद रखिएगा कि आप जब आप शुरू में अपनी सीजीपी को मेंटेन करेंगे तो आप इन फ्यूचर आपके लिए इजी होगा। अगर आप पहले कहेंगे नहीं यार अभी तो मेरे 4 साल पड़े हुए हैं और मैंने 4 साल में अगर पहला सेमेस्टर ठीक नहीं होता तो दूसरे में कर लेंगे, दूसरा नहीं होता तीसरे में कर लेंगे, चौथे में कर लेंगे। अमूमन जो होते हैं चौथे सेमेस्टर के बाद बंदे सोचना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स कि यार अच्छा यार अब पढ़ना है, वो नंबर मेरे कम आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपने पहले दिन से कोशिश करनी है कि अपनी सीजीपी को मैक्सिमम इसको मेंटेन करना है। ठीक है, उसकी रीजन ये होती है कि जब आप अगर पहले में इसको कैरी नहीं करते तो आगे इन फ्यूचर सेकंड थर्ड फोर्थ में आपके लिए मुश्किल होती जाती है। मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि पहले सेमेस्टर के अंदर अगर आप 5 कोर्स पढ़ रहे हैं तो वो 5 कोर्सेज के जो टोटल क्रेडिट आ रहे हैं उनके ऊपर डिवाइड होगा आपके मार्क्स, उससे सीजीपी होगी। नेक्स्ट अगर दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं या तीसरे सेमेस्टर में जाते हैं और तीनों सेमेस्टर में कंसेक्टिवली आप पाँच सेमेस्टर पढ़े, पाँच सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इट्स मीन के 3 सेमेस्टर में आप 15 सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, 15 कोर्स पढ़ रहे हैं। तो इट्स मीन के जब आप 15 पे तकसीम करेंगे और वही चीज़ 5 पे तकसीम करेंगे तो वो हेल डिफरेंस हो जाएगा। फिर आपकी सीजीपी बहुत स्लो पेस के साथ जो है ना वो अप होगी। इसलिए कोशिश करनी है सीजीपी को आप पहले सेमेस्टर से मेंटेन करके चलें, तो आप जो इसको अपना जो ग्रेड है उसको आप कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो है ना डिक्लाइन की तरफ जाता जाएगा डे बाय डे। यानी कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ये नहीं कि आप नेचुरल फिनोमेना इस सेंस में है कि पहले में आपके पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है इंक्रीज करने की, फिर दूसरे में थोड़ी आप कोशिश के बावजूद कम होती है, फिर तीसरे में उससे कम होती है। यानी कि अफेक्ट जो होता है ना, जितने सेमेस्टर गुजरते जाते हैं, जितने कोर्स पढ़ते जाते हैं, उतना ही कम अफेक्ट फिर आपकी सीजीपी के ऊपर होगा। और दूसरी बात ये है कि आप अपनी सीजीपी को मेंटेन करें, कोशिश करें कि 3 से आपकी सीजीपी कम ना हो। अगर कम होती भी है तो 1.5 है या 1.7 है, अगर इससे कम हो जाती है तो आपकी डिग्री, आप बेशक लास्ट सेमेस्टर में है तो आपकी डिग्री वहां पे ड्रॉप हो जाएगी और आपकी 3 साढ़े 3 साल की मेहनत जो है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए कोशिश करना है कि सीजीपी को मेंटेन करके चलना है इसको। ठीक है, अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। और दूसरा जो आपका एग्जाम होगा, जब देखें जो दूसरा 2 लिखा हुआ है, 2 मीन के आपका 2 थ्योरी है और 1 जो है ये प्रैक्टिकल है। इट्स मीन कि आपका थ्योरी भी होगा प्रैक्टिकल भी होगा। जिनका थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है उनका मिड एग्जाम भी होता है। अगर ये 202 लिखा होता है तो फिर जो था आपका मिड एग्जाम नहीं होना था, या 302 लिखा हुआ है, 301 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 2 की जगह 0 है तो फिर आपका मिड एग्जाम नहीं होना, फिर आपका फाइनल एग्जाम होना है। फाइनल एग्जाम वो आपके बताएगा कि जी आपके कितने मार्क्स का है, कितने क्रेडिट कार्ड का है। जैसे मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट है 301, वो भी आईटी का ही है लेकिन वो माइनर सब्जेक्ट वाले पढ़ते हैं, उसका जो क्रेडिट आ रहे हैं वो 202 है। तो इसका मतलब ये है कि उनका 2 प्रैक्टिकल की क्लासेस होनी है, थ्योरी की क्लासेस कोई नहीं होनी। और अगर थ्योरी की क्लास कोई नहीं होनी तो इसका मतलब ये है कि उनका मिड एग्जाम भी नहीं होना, उनका डायरेक्ट जो है फाइनल एग्जाम होगा, और वो थ्योरी की शीट पे नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल की शीट पे होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई है आप लोगों को? हेलो? यस सर। ठीक है, उसके बाद ये है जी कि आपके पास एग्जाम आप 2 शीट्स थ्योरी जो मिड एग्जाम है एग्जाम है, उसमें आपको 2 तरह की शीट्स मिलेंगी, एक है 6 लीव की शीट और एक है 4 लीव की शीट। 6 लीव की जो शीट है इज डिफाइंड फॉर थ्योरी एग्जाम। ठीक है, और जो 4 लीव की शीट है वो आपके लिए ऑलरेडी फिक्स की हुई है, वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए की हुई है। अगर गलती से आप थ्योरी वाला पोर्शन प्रैक्टिकल की शीट पे कर जाते हैं, जो कि अमूमन स्टूडेंट कर जाते हैं, और प्रैक्टिकल वाला पोर्शन जो है वो थ्योरी पे कर जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली सम टाइम ये होता है कि आपका वो टीचर अगर वो ऑब्लाइज करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन रूल ये कहता है कि वो आपको अगर
पूरे के पूरे एग्जाम में वो पेपर में आपके वो फेल कर सकता है, क्योंकि आपने थ्योरी का पार्ट प्रैक्टिकल पे किया हुआ है, प्रैक्टिकल का थ्योरी पे किया हुआ है। ठीक है, थ्योरी का पेपर भी लहदा होगा, प्रैक्टिकल का पेपर भी लहदा होगा। यानी अब हम आते हैं अपने कंटेंट्स की तरफ। तो ये वाले जो हैं ये हमारे कंटेंट्स हैं जी। हमारा ये देखें, ये हमारा एक थ्योरी का पार्ट है, दूसरा प्रैक्टिकल का पार्ट है। थ्योरी के पार्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या है, प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे, डेटाबेस किस तरह की होती हैं, कुछ हम कम्युनिकेशंस, डाटा कम्युनिकेशन को भी थोड़ा सा, नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग किस टाइप की होती है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं इसमें यूज, नेटवर्क के टाइप्स जो हैं वो आपको, देखिए इन सारी चीज़ों के आइडियाज लेंगे। लेकिन इन कोर्सेज को आप डिटेल में जाके आप आगे, यानी कि नेटवर्क में डीसीएन के कोर्स में आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और लैंग्वेजेस में आप लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं उनमें आप डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, डॉट नेट पढ़ेंगे, पीएचपी पढ़ेंगे। यानी कि हर सब्जेक्ट की एक स्पेशलिटी है। ये जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक एक आपको जनरल एक व्यू दिया जाता है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को कैसे यूज किया होता है, नेटवर्क्स क्या होते हैं। ठीक है, और आपको कंप्यूटर चलाना आना कैसे आना चाहिए, वर्ड क्या होता है, एक्सेल में कैसे काम करते हैं, पावर पॉइंट कैसे यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिक बेसिक चीज़ें जो है वो इसमें बताई जाएंगी। इसके लिए जो, और प्रैक्टिकल में आपको आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताया जाएगा। आप उसकी एक्सरसाइज साथ साथ करेंगे अपने अपने कंप्यूटर्स पे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि वो अपने मोबाइल्स वगैरह से जो है वो लॉग इन होते हैं जूम के ऊपर। तो जूम जो है वो एक बड़ी लाइट वेट एक एप्लीकेशन है, लेकिन इन फ्यूचर मेरा ख्याल है, ये इट्स माय प्रेडिक्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है कि शायद आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर शिफ्ट होना पड़े। माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो एक हैवी सॉफ्टवेयर है, तो आप कोशिश किया करें, स्पेशली बाकी सब्जेक्ट में तो नहीं, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में, चूंकि मेरे सब्जेक्ट में आपने कुछ प्रैक्टिकल भी करना है, और प्रैक्टिकल जो होना है वो आपने जो चीज़ें मैंने परफॉर्म करनी है वो आपने साथ में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसलिए आप कोशिश किया करें कि जितनी भी ज़्यादा स्टूडेंट अपने लैपटॉप के, अपने कंप्यूटर के ऊपर अगर लॉगिन हो सकते हैं तो वह कंप्यूटर पे लॉगिन हो, ताकि अगर हम साथ में प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस जो है वो भी हम कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा है सजेस्टिंग जो बुक्स हैं, उसमें काफ़ी सारी बुक्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिस्टम है, और कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मैंने कहने का मतलब है बुक्स इस रिलेटेड सब्जेक्ट के मुताबिक बहुत सारी मिल जाएंगी। कुछ मैंने लोकल ऑथर्स की इसमें डाली हुई हैं, कुछ हमने इंग्लिश ऑथर्स की हमने इसमें डाली हुई हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो है टर्बन ईआर के है और उसकी है, और ये अमेरिकन ऑथर है। उसके बाद कुछ हमारे डिपार्टमेंट के भी बंदे हैं, उनकी भी बुक्स उन्होंने भी दी है। उसमें आईटी सीरीज की तो आपको बहुत सारे फ्लेवर मिल जाएंगे। आईटी सीरीज के नाम से मिल जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से मिल जाएगा, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स विद एमएस ऑफिस के साथ नाम से मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये भी आपको बुक मिल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये कुछ इजी बुक्स हैं इंस्टेड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स के, और इनको आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई बंदा बुक नहीं परचेज करना चाहता तो कोई मसला नहीं है, आप इंटरनेट से भी रेफरेंस। असल में बेसिक मकसद ये होता है कि आपको आपकी लॉजिक स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। चीज़ें वो आप नॉलेज कहाँ से गेन कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। आप वो
कंप्यूटर से, इंटरनेट से गेन कर रहे हैं, किसी बुक से गेन कर रहे हैं, किसी बंदे से गेन कर रहे हैं, अपने टीचर से कर रहे हैं, मेरी स्लाइड से कर रहे हैं। यानी कि इट डजंट मैटर कि आप कहाँ से अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपको रेलेवेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ तक किसी कोई सेशन, किसी का कोई मसला, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समझ ना आया हो, क्रेडिट आर क्या होते हैं, कि कोई कोर्स कोड क्या है, या 6 थ्योरी का मैंने कहा है उसमें, यानी कि एक चीज और भी है, आपने जो आपका मिड होगा वो 12 नंबर्स का होगा, 12 नंबर का मिड होगा, 24 नंबर का आपका थ्योरी होगी, और 4 नंबर की आपकी असाइनमेंट्स होगी। वो असाइनमेंट्स हम तकरीबन कुछ पहले स्टडी पढ़ लें, उसके बाद फिर असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे, एंड में जाके उनको वेटेज मिलेगी। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक हो गया जी। यानी कि ये टोटल मार्क्स जो है 60 मार्क्स बनते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई मसला तो मुझसे अभी पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं अपनी जो है अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था आपका, आपके यानी कि मेरा कोर्स का कोड, कोर्स का टाइटल, उसका कंटेंट्स क्या होंगे, उसकी बुक्स, सजेस्टेड बुक कौन सी है। ठीक हो गया जी। तो यस सर। किसी को कोई इशू, कोई मसला, कोई बात करना चाहे, 2-3 मिनट का टाइम है। जी वालेकुम सलाम जी। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका है ना, फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका है बहुत ही ज्यादा बेसिक, यानी कि जिसको कंप्यूटर का पता है, जिसको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है, जिसको कंप्यूटर की डेफिनेशंस आती हैं, कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, तो ये तो वो बंदा कवर कर सकता है, मतलब कि इतना कि इसमें नॉलेज दिया जाएगा कंप्यूटर के रिलेटेड। बाकी आप दूसरे कोर्स, कोई इंग्लिश का कोर्स पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स का कोर्स पढ़ रहा है, डीएलडी का माइनर कोर्स, आपने जीएसटी जमा करवाई ही होगा, तो जाहिर है कि जीएसटी में आप देखेंगे कि मेरा ख्याल है कि कंप्यूटर का आप CS305 ही पढ़ रहे हैं, और तो नहीं कोई पढ़ रहे कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स पढ़ रहे हैं? नो सर। हाँ, बाकी कोई मैथ का आप कंपल्सरी कोर्स होते हैं, इस्लामियात का कंपल्सरी कोर्स होता है, इंग्लिश का कंपल्सरी कोर्स होता है, तो बाकी सारे माइनर दूसरे डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस जो है वो आप ये वाला पढ़ेंगे। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। दूसरे सेमेस्टर से जो है ना आपके मेजर कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, इसमें ये होगा कि आपको हर कोर्स एक डिफरेंट टीचर पढ़ाएगा, हर कोर्स। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा हुआ तो कोई 2 कोर्स कोई सेम टीचर पढ़ा सकता है, अदरवाइज आपको हर कोर्स डिफरेंट टीचर पढ़ाएंगे वो। हाँ, डेफिनेट पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना। देखिए, वो आपने जब प्रोस्पेक्टस है, ये आपको उसका उसमें आपने कोर्स, अदरवाइज आप डिपार्टमेंट में नईम साहब होते हैं, नईम साहब से आप पूरे कोर्स ले सकते हैं, पूरी डिग्री के कोर्सेज, कि आप उसमें एआई भी पढ़ेंगे, आप उसमें डाटा माइनिंग भी पढ़ेंगे, आप उसमें डीएलडी भी पढ़ेंगे, आप उसमें यानी कि एआई के रिलेटेड आप काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे आप। फिर पहले प्रोस्पेक्टस जो होता है ना, प्रोस्पेक्टस अगर आपने जहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई किया है ना, वहाँ पे आपको एक कैलेंडर, उसको कहते हैं कैलेंडर 2020। कैलेंडर 2020 जो होता है वो आपका प्रोस्पेक्टस होता है। उसमें आपको यानी कि आपको सॉफ्ट फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म वो होती है जो कि कंप्यूटर रीडेबल होता है, हार्ड फॉर्म वो होती है जो हार्ड कॉपी होती है। तो उसमें आपको एडमिशन के अंदर आपको जो है ना अंडर ग्रेजुएट में आपको कैलेंडर मिल जाएगा। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे कंप्यूटर के इस कोर्स में। ठीक है ना जी। तो लेकिन क्राइटेरिया चूंकि डिफिकल्ट होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने स्टार्ट से अपने आप को, अपने सीजीपी को मेंटेन करना है। कोर्स किसी को भी आपने लाइट नहीं लेना, यार ये तो मुझे, बहुत सारे बंदे कहते हैं यार कंप्यूटर, यार मैं ये तो मुझे आता है। ठीक है, वो आता जो होता है समटाइम, क्योंकि प्रैक्टिकली आने में और उसको अपने
फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बड़ा फ़र्क होता है। बहुत सारे बंदे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं, उनको बड़ा कुछ पता होता है, लेकिन सम टाइम होता है कि उनको एक्सप्रेस नहीं करना आता। इसलिए आपने एक्सप्रेस भी करना सीखना है और आपने नॉलेज भी गेन करना है। ठीक है? चलिए जी, अब हम कहते हैं अपनी लेक्चर की तरफ आते हैं। आपके जो है कोर्स कोड क्रेडिट ये भी टीचर ने भी मैंने आपको बता दिए। कंटेंट्स भी हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में, टाइप ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, क्या चीज़ें हैं, और हार्डवेयर में कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन किस किस्म की होती हैं, नंबर सिस्टम क्या होते हैं। इसको मैंने यानी कि डिवाइड किया है। ये हमारा सारे का सारा थ्योरेटिकल वर्क है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या होती है, नंबर सिस्टम क्या होता है, डाटा इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है, डीबीएमएस क्या होता है, कुछ नेटवर्किंग का भी इसमें मैं ऐड करूँगा, वो इसमें ऐड नहीं है, वो ऐड करूँगा इसमें, उसका भी हम लेंगे। ये हमारा सारे का सारा लैब वर्क होगा कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-कौन से होते हैं, हमारा कैसे यूज़ करते हैं, आपकी अब मोस्ट प्रोबेबली कि आप बहुत सारे बंदे कंप्यूटर को जानते होंगे पहले से। बहुत बेसिक सा ये कोर्स है, कंप्यूटर जानते हैं आप, लेकिन फिर भी आपको ये चूँकि हमारी रिक्वायरमेंट है, वर्ड की कमांड, वर्ड में काम कैसे करते हैं, शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, एक्सेल में कैसे काम किया जाता है, ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क होगा। यानी कि अगर आपका 24 मार्क्स का 36 ऑलमोस्ट थ्योरी के टोटल मार्क्स बनते हैं, बाकी जो है वो प्रैक्टिकल के हैं, तो प्रैक्टिकल की भी एक 60% वेटेज है। इसको आपने बिल्कुल लाइट नहीं लेना, ठीक है? तो उसमें हम ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। उसके कई तरीके हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि मैं आपको परफॉर्म करूँ, परफॉर्म करके बता दूँ कि जी ऐसे किया जाता है। आप उसकी रन टाइम पे भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर रन टाइम पे आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, आप बाद में प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप उसको इन योर ओन वर्ड्स यू कैन राइट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड आफ्टर दैट यू कैन डू योर प्रैक्टिस ऑन योर कंप्यूटर, ओके? ठीक है जी, ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें हम वर्किंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मे बी एनी, लेकिन उसमें ये है कि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल से है ऑनलाइन। ये अगर हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो हम देख लेंगे, अदरवाइज हम जो है ना मेन कंसंट्रेशन अपनी रखेंगे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे प्रैक्टिकल में, और आपकी क्वेश्चनिंग भी ज़्यादा उसी से होगी। मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इतने क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में या मिड में भी नहीं दूंगा। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन होंगे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में, उनकी शॉर्टकट कीज़ होंगी, उनके प्रोसीजर होंगे। अच्छा, इसको एक चीज़ ज़रा नोट कर लीजिएगा, इसको आपने नो डाउट कि इसको आपने परफॉर्म करना है प्रैक्टिकली कंप्यूटर के ऊपर। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे के होते हैं कि जी प्रैक्टिकली तो हमने ये किया हुआ है, तो हम हमें इसको थ्योरी क्यों दे रहे हैं? थ्योरी मीन कि आप लिखने के लिए क्यों दे रही हैं? क्वेश्चन हम लिख तो नहीं सकते, हम कर सकते हैं, लिख नहीं सकते। तो इस चीज़ को मैं पहले दिन ही आपको ज़रा ये क्लियर करवाना चाहता हूँ कि ये गो के आपके प्रैक्टिकल का वर्क है, आपने कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करना है, परफॉर्म करके देखना है, लेकिन आपने इसको अपनी प्रैक्टिकल की शीट जो है वो 4 लीफ की जो शीट होगी आपको मिलेगी फाइनल एग्जाम वाले दिन, आपने उसके ऊपर राइट डाउन करना है। इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आंसर आपने लिखने हैं, परफॉर्म नहीं करने, लिखने हैं। परफॉर्मेंस का एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि मैं कह दूं जी कि ये एक मैं टेबल बना के दे दिया, आपने टेबल परफॉर्म करना है, बनाना है कंप्यूटर के ऊपर उस तरह का, तो वो बात की बात है। लेकिन आपने जो 20 मार्क्स हैं वो टीचर की अपनी मर्जी होती है। हो सकता है टीचर एक भी क्वेश्चन ना दे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाए ना, वो कहे जी कि मुझे इन प्रोसीजर का लिख के बता दो कि ये क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करेंगे, आप रैप टेक्स्ट यूज़ करेंगे, आप फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे, आप बॉर्डर एंड शेडिंग यूज़ करेंगे, आप इंडेंट करेंगे, स्पेसिंग करेंगे, तो अलाइनमेंट को कंट्रोल करेंगे। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि आप हेडर फोटो यूज़ करेंगे,
तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन, जो पेपर में क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि आप लोग इसको कैसे, यानी कि परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि परफॉर्म करना है, आपने उनके प्रोसीजर लिखने हैं शीट के ऊपर इन योर ओन वर्ड्स। डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, आपको कुछ प्रोसीजर भी पूछे जा सकते हैं, कुछ फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं कि इस फंक्शन का मकसद क्या है, इस फंक्शन का पर्पस क्या है, और इसका मेथड क्या है, तरीकाकार क्या है, किस तरह ये परफॉर्म होना है। ठीक है, यानी कि आपने परफॉर्म करके दिखाना है वहां पे। अच्छा जी, हमारा जो ये सेशन क्लोज होने में ना आपका पास सिर्फ 4 मिनट रह गए। 4 मिनट के बाद हम जो है ना अपना, यानी कि दोबारा आप रीज्वाइन कर लीजिएगा। 4 मिनट के बाद हम दोबारा अपना जो लेक्चर बाकायदा तौर पे इसको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक किसी को कोर्स कंटेंट्स में कोई इश्यू है तो मुझसे पूछिए जी। आपकी बाकी के जो है वो कितनी कितनी क्लासेस हो गई हैं, ये मुझे बता दें जरा, ताकि मैं फिर उस पेस के साथ आपके साथ चलूं। सर कुछ सब्जेक्ट की तो 4-4 5-5 हो गई हैं। कंप्यूटर की आज पहली है। हाँ, 4-4 5 5 सब्जेक्ट हुई हैं। जी, मैथ्स की हुई है, इंग्लिश की 2-3 हुई है, इंग्लिश की, पीएस की अच्छा भी हुई। बाकी सबकी स्टार्ट काफी देर से हो गई है, आपकी सबसे लेट हुई है बस। हाँ, असल में थोड़ा इशू हमारे चल रहा था, तो मेरे पास कुछ और भी असाइनमेंट कोर्स की और भी पास है, मेरे पास में दे दें, तो एट द एंड मुझे ये लेना पड़ा। अच्छा, और किसी का कोई तो उसमें ये बताएंगे आपको टीम, मतलब टीम के ऊपर क्लासेस ले रहे हैं या जूम के ऊपर क्लासेस ले रहे हैं? जूम पे भी ले रहे हैं सर। सारे के सारे यस सर। कंप्यूटर के ले रहा। सर एक दफा वो बता दें कि बुक कौन सी लेनी है, कोई एक बुक सजेस्ट कर दें सबको। बेटे मैंने, मेरा ख्याल है कि मैंने ये पहले बताया है कि कोई एक बुक नहीं होगी। अगर अगर आप यानी कि लेने चाहते हैं तो आप, मैंने आपको ये कहा है क्योंकि मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा रहा। बुक से, इससे मुराद ये है कि कुछ मैं मटेरियल बुक से लेता हूँ, कुछ मैं अपना जो मैंने अपने जो एकेडमिक कैरियर में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गेन की हैं चीज़ें वहाँ से बताऊँगा, कुछ मैं चीज़ें आपको इंटरनेट से एक्सप्लोर करके बताऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें बुक नहीं दे सकती, लेकिन कोई ऐसी बुक अगर आप सब कोई आईटी सीरीज की कोई से भी एक बुक ले लें आप, द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लें, कंप्यूटर एप्लीकेशंस ले लें, कंप्यूटर कंसेप्ट कंसेप्ट विद एमएस ऑफिस ले लें। कंप्यूटर कंसेप्ट विद एमएस ऑफिस में ये होगा कि आपके पास बेसिक चीज़ें भी आ जाएंगी और उसके साथ साथ आपको उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होंगी इन डिटेल। ठीक है, आपको इस वक्त स्लाइड नजर आ रही है ना जी? यस सर आ रही है। यस सर। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हम बहुत सारे डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन यानी कि उसको, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप अगर इन शॉर्ट फॉर्म कुछ आप लिखना चाहें, आप अपने नोट्स खुद से भी बना सकते हैं। तो काइंडली जो चीज़ें ज़रूरी हो, आप समझते हो, उनको आप लिख सकते हैं। जिनको डिटेल में, जिनकी डिटेल बहुत लंबी हो उसको आप बेशक ना लिखें, वो आपको फाइनल एग्जाम के पास आपको ये स्लाइड्स भी, आपको डाटा भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि ड्यूरिंग द सेमेस्टर इसमें कुछ अमेंडमेंट भी होनी होती है, कोई एडिशन डिलीशन भी होनी होती है, तो इसलिए आपको एग्जाम से तकरीबन 1 वीक पहले जो है ना मैं आपको ये सारी स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक हो गए? अभी कुछ आप अपने तौर पे बुक भी आप परचेज कर सकती हैं, अदरवाइज अपने राइट भी कर सकते हैं। ठीक हो गए? तो सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। नंबर एक, हम इसको कह सकते हैं प्रोग्रामेबल मशीन इज कॉल्ड कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो उसको a machine that accept input is your raw data and process
these inputs, you process this these data and produce output in shape of information is called computer. ठीक है, इसकी बड़ी प्रिसाइज डेफिनेशन है जिसमें इसकी सारी चीजें आप, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोग्रामेबल मशीन जो है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर, तो ये डेफिनेशन आपकी ठीक है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप प्रिसाइज डेफिनेशन इसकी बताएं तो आप उसमें लिखेंगे, इनको लिख लें, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये जो डेफिनेशन मैं आप लिखवा रहा हूं इसको आप राइट डाउन कर लें अपने पास। A computer is an electronic machine used to solve different problems according to a, सामा अपनी वीडियो बंद करें भाई, वीडियो की जरूरत नहीं, वीडियो ऑफ कर दें आप अपनी। A computer is an electronic machine used to solve different problems according to set of instructions given to it. A computer can accept data, process this data into useful information, and store it for future use. ठीक हो गया जी? सर ये प्रोसेस से अगर रिपीट कर दें, process into हेलो जी सर, कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा प्रोसेस इट इससे आगे क्या है? process this data into useful information and store it for later use. जी सर, ठीक है, शुक्रिया। So सर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट के आगे क्या था? instructions, हाँ जी, उससे आगे गिवन टू इट के आगे। a computer can accept data, ठीक है सर, हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है जी, इसमें अब आपको थोड़ा ये समझ लगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यूज टू सॉल्व, क्यों यूज होती है? यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर अदरवाइज एक मशीन है, ये खुद से कुछ नहीं करती, ये वो काम करती है जो कि आप कहते हैं। वो काम करने के लिए मुख्तलिफ सिंटैक्स होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इन फ्यूचर सी लैंग्वेज में काम करते हैं तो उसका फॉर्मेट या सिंटैक्स और तरह का होगा, VB.NET का सिंटैक्स कुछ और तरह का होगा। यानी कि जो लैंग्वेज या जो एप्लीकेशन, जो चीज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी चीज़ जो उसका एक डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जब आप उसको डाटा देते हैं तो वो उस डाटा कौन देता है? डाटा कंप्यूटर यूज करने वाले को हम कहते हैं यूजर। ठीक है, यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपके पास जो आउटपुट आती है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है, असल में कंप्यूटर का जो लफ्ज है ना, द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम कंप्यूट, दैट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर का जो लफ्ज है वो कंप्यूट से निकला हुआ है, यानी कि कंप्यूटर ने वो लॉजिकल सेंस में हो, कंप्यूटर का काम है
कैलकुलेशन करना, प्रोसेस करना। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट machines to produce result at a very high speed. क्योंकि ह्यूमन बीइंग से कि क्यों बेहतर है, इसकी वजह यह है कि कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन है, ये प्रोसेस ऑफ डाटा है, ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए कंप्यूटर को हम प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्यों मार्केट में कंप्यूटर ज़्यादा इन होता जा रहा है और ह्यूमन बीइंग या इंसान के जो की कदर कंप्यूटर की निस्बत कम होती जा रही है। यानी कि सबसे पहले तो आपने इस डेफिनेशन में ये प्रिसाइज डेफिनेशन, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या करती है? ये सॉल्व करती है आपकी प्रॉब्लम्स को। कैसे? जो इंस्ट्रक्शन आप इसको देते हैं उसका इंस्ट्रक्शन का, अगर आप गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंप्यूटर उसको फुलफिल नहीं करेगा, कि मुख्तलिफ किस्म के एरर दे देगा, बैड कमांड और फाइल नेम दे देगा, कोई प्रोसेस नहीं करेगा, आपको आउटपुट नहीं देगा। आपने जो गिवन एक सिंटैक्स आपको दिया गया है, जो एक प्रोसीजर दिया है, बताया गया है, उसके मुताबिक जब आप उसमें इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो कंप्यूटर खुद ब खुद उसको कंपाइल करता है, एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है उस डाटे को। उस प्रोसेस करने के बाद आपके पास एक आउटपुट दे देता है कि जी आपने जो चीज़ें डिमांड की थी वो उसकी आउटपुट, उसका रिजल्ट ये आपके सामने आ गया है। ये और उस कंप्यूटर उस डाटे को आप सेव कर सकते हैं इन फ्यूचर यूज के लिए। तो दिस इज द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आपने यानी कि सिनेरियो देखना, अगर आपको पेपर या एग्जाम में पूछा जाए तो इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन लिखनी है कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन इसको इंस्ट्रक्शन देता है, कैसे डाटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आप इसकी इंफॉर्मेशन सेव कर लेते हैं अपने पास फॉर फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, अगर कोई जनरल एक डिस्कशन हो रही है तो आप उसको कह सकते हैं कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल मशीन दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर, या ए मशीन दैट प्रोसेस इनपुट और प्रोसेस दीज इनपुट्स एंड प्रोड्यूस आउटपुट दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो इसकी एग्जांपल अगर हम दें तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं कि आपने जब एडमिशन में अप्लाई किया है तो इस एडमिशन में अप्लाई करने के लिए आपने आपसे कुछ डाटा डिपार्टमेंट ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डिमांड किया था, वो डाटा आपने उनको दिए है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन उनको दी है, उन्होंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी वो इकट्ठी कर ली है। आपकी वो किसी एक बंदे की इंफॉर्मेशन पे वो डिसाइड नहीं कर सकते। एक बंदे की इंफॉर्मेशन जो फील्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे आपका नाम मांगा, आपके वालिद का नाम मांगा, आपका सीएनएसी मांगा, या आपके फादर का सीएनएसी मांगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, आपके मेट्रिक के मार्क्स डिमांड किए उन्होंने, आपके एफएससी पार्ट 1 के मार्क्स किए, आपके इवन के इस दफ़ा तो टेस्ट नहीं हुए, अदरवाइज टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं, टेस्ट के नंबर, इन तमाम नंबर्स को कंप्यूटर ने एग्रीगेट किया और एग्रीगेट करके इनकी जो परसेंटेज होती है, परसेंटेज की शक्ल में वो हम एक स्टूडेंट की बात करें, वो आउटपुट दे दिया आपको। आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन, दैट इज डाटा। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी मालूमात हैं, वो प्रोसेस होने से पहले पहले वो डाटा होती हैं। जब ये डाटा कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर देता है तो प्रोसेस करने के बाद ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। इन इंफॉर्मेशन की बेस पे हम कोई डिसीजन लेते हैं कि जी कौन से बच्चों को एडमिशन देना है, किस बच्चे को एडमिशन नहीं देना, कौन सा बच्चा एलिजिबल है, कौन सा बच्चा एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने मैथ नहीं पढ़ा, वो कहता है जी मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी है कि बच्चे ने, हमने तो डाटा आपसे ले लिया, हमने ये नहीं कहा जी कि आपने मैथ नहीं पढ़ा, वो तो आपने जब अपनी इंफॉर्मेशन हमें दी है, डाटा दिए, उसके बाद हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसकी स्क्रूटनी की है, तो हमें पता चला जी कि इसने तो मैथ तो पढ़ा ही नहीं है, मैथ का तो नंबर ही नहीं दिए, तो इसका एडमिशन नहीं हो सकता, ये एलिजिबल ही नहीं है। जो एलिजिबल थे उनमें हमने कहा जी कि ये 200, 400, 500 या 1000 बच्चा एलिजिबल है। अब इस 1000 में हमारे पास है जी 70 सीट्स, तो हमने कहा जी इन टॉप 70 बच्चे जो हैं उनको हम एडमिशन दे देते हैं, बाकी जो
600 या 700 बच्चा है, इसको माजत कर लेते हैं कि जी हम एडमिशन आपका नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन जो थी, इन इंफॉर्मेशन की बेस पे हमने डिसीजन लिया कि आपका एडमिशन हुआ। आपने जो डाटा हमें प्रोवाइड किया था वो आपका था रॉ डाटा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर उसके बाद फिर हम करेंगे डाटा, व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा आपका होता है आपके रॉ फैक्ट्स, आपका नाम, आपका CNIC, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका टेलीफोन नंबर, ये आपका डाटा है, ये आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन इन सेंस में कि आपकी ये मेरिट लिस्ट जनरेट अभी नहीं हुई, क्योंकि एडमिशन होता है मेरिट लिस्ट की बेस पे। उसके बाद ये है जी क्या, ये कंप्यूटर की डेफिनेशन होगी। उसके बाद वो होता है कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। डाटा होता है आपका रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। ठीक है जी, आपका जो डाटा होता है ये प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं होता, जैसे कि कंप्यूटर डेफिनेशन में कहा कि आपके प्रोसेस्ड होने के बाद ये आपकी इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। तो आपका जो रॉ डाटा है वो आपके फील्ड्स हैं, आपके पिक्चर्स हैं, आपके फिगर्स हैं। रॉ डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो न्यूमेरिक में भी हो सकता है, वो अल्फाबेट में भी हो सकता है, वो पिक्चर फॉर्म में भी हो सकता है, वो साउंड फॉर्म में भी हो सकता है, वो इमेजेस में भी हो सकता है, वो वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है। जब इसको हम सेपरेटली डील करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डाटा। हाँ, जब सारी फील्ड्स पूरी हो जाती हैं और उस फील्ड्स की बेस पे हम सब पे अप्लाई करने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं कि जी उनकी कोई डिसीजन लेती है, तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि प्रोसेस होने से पहले पहले फैक्ट्स एंड फिगर हो सकते हैं। प्रोसेस होने से पहले पहले का जो डाटा होता है जिससे हम कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल सकते। जैसे कि मुझे पता लगे जी आप कोई बंदा इसमें है, मिसाल के तौर पे कोई आमिर है, इमरान है, XYZ है, कोई भी बच्चा है, मैं ये नहीं कहता उसने मुझे अपनी इंफॉर्मेशन दी और मैंने कहा जी आपका एडमिशन हो गया। ऐसा नहीं होता। आपने इस एडमिशन के प्रोसेस से गुजरी है तो आपको पता है कि आपने इंफॉर्मेशन दी, हमने तकरीबन कुछ 10 दिन 7 दिन तमाम स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहे हैं और इकट्ठा करने के बाद हमने उनको प्रोसेस में से गुजारा है। प्रोसेस में गुजारने के बाद हमारे पास एक मेरिट लिस्ट जनरेट हुई है। उस मेरिट लिस्ट की बेस पे हमने उनको अनाउंस किया भाई आपका एडमिशन हो गया, आपका नहीं हुआ, आपका हो गया, आपका नहीं हुआ। ठीक है ना। तो अगर एग्जांपल में देखते हैं तो स्टूडेंट डाटा इन एन एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डाटा। एम्प्लॉय डाटा इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डाटा। नादरा डाटा एंट्री फॉर्म, जब एंट्री करते हैं दैट इज योर डाटा, रॉ डाटा। जब वो उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आपका CNIC कार्ड बन के आपके पास आ जाता है। एक डाटा कलेक्ट करने का फेज होता है, फिर प्रोसेस का फेज होता है, फिर आपका उसको इंफॉर्मेशन का फेज होता है। उन इंफॉर्मेशन की बेस पे वो आपका CNIC जनरेट कर देते हैं। अगर आप उनको डाटा ही ना देते तो वो ना इंफॉर्मेशन बनता, वो प्रोसेस नहीं होना था और वो आपका CNIC नहीं बनना था। अगर इसको डेफिनेशन की जाए तो इसकी हम डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, इसको लिख लें, all computers processing required data, all computers processing requires data which is a collection of raw facts, figures and symbols such as numbers, words, images, video and sound given to the computer during the input phase. That is the definition, precise definition of data. और अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन को आप कह सकते हैं जैसे शायद सर एंड पे बता दे सर, गिवन टू द कंप्यूटर ड्यूरिंग द इनपुट फेज। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन डाटा। अब हम जब इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसको हम जी प्लीज सर एक बार रिपीट कर दें पूरी डेफिनेशन। all computer processing required data
which is collection of raw facts, figures, and symbols such as numbers, words, images, video, and sound given to the computer during the input phase, that is called data. ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन। हमने देखा था कि डाटे में हमने आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा नॉट प्रोसेस टू गेट एग्जैक्ट मीनिंग। इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है, ठीक है, मोर मीनिंगफुल देन डाटा। मीनिंगफुल क्यों है? क्योंकि इंफॉर्मेशन की बेस पे हम कोई पॉलिसी बना सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई रिजल्ट्स हम अनाउंस कर सकते हैं, कोई अपने फाइनल वर्डिंग दे सकते हैं कि जी ये डाटा, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम ये डिसीजन ले रहे हैं। आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो आपके इंफॉर्मेशन की बेस पे होती है, वो आपके डाटा की बेस पे नहीं होती। डाटा, नो डाउट कि डाटा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी की इंफॉर्मेशन है। डाटा सही होगा तो इंफॉर्मेशन होंगी, अगर डाटा ही नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएंगी आपके पास। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है ये प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है, यानी कि डाटा के बाद का स्टेप है, मोर मीनिंगफुल देन डाटा। क्योंकि डाटा से आप मीनिंगफुल क्यों है? क्योंकि आप उनकी बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं, डाटा की बेस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, इनकी बेस पे हम पॉलिसीज बनाते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं कि आपके डाटा की बेस पे हमने आपको मेरिट लिस्ट जनरेट की, हमने आपके इंफॉर्मेशन की बेस पे आपके मेरिट लिस्ट जनरेट की कि भाई ये बच्चा एडमिट हो गया है, इसका एडमिशन हो गया, इसका नहीं हो गया, ठीक है जी। और इसकी अगर हम प्रिसाइज डेफिनेशन करते हैं तो कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन। Information is data that is organized, meaningful, and useful. That is called information. Computers manipulate data to create information. Information is data that is organized, meaningful, and useful. That is called information. ठीक है? जी सर, ठीक है। इसके एग्जांपल हम कह सकते हैं मेरिट लिस्ट मेड फ्रॉम स्टूडेंट्स डाटा as submit in application form. This is the best example of information. Employees belonging to the specific city. ID card numbers of all persons whose data of birth in ठीक है, इसको छोड़ दे यार। यानी कि ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपकी मेरिट लिस्ट है, आपके एम्प्लॉयज के आईडी। हमारा सेशन जो है ना किसी भी वक्त ब्रेक हो सकता है, मेरे ख्याल 7 मिनट रहते हैं, तो इसके बाद दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा आप इसको। अच्छा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा? कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आप उसको देखें, आपको जो फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि enlist the characteristics of computer। अगर तो आपको आता है क्वेश्चन enlist the characteristics of computer, then you can write enlist the just names of characteristics. If I will ask you, please elaborate. If I will ask you, please elaborate the any 3 characteristics, all characteristics, then you have write down all details
ऑल डेफिनेशन ऑफ, ठीक है जी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? स्पीड, रिलायबिलिटी, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एक्यूरेसी, रिकॉलिंग, कंट्रोल सीक्वेंस, कंसिस्टेंसी। स्पीड को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर जो है प्रोसेस डाटा एट ए वेरी हाई स्पीड। आपने अगर बुक लेनी है ना, आप फिर ऐसा कीजिएगा कि या तो इंग्लिश ऑथर की देख लें, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज आप इंट्रोडक्शन टू आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन, इसको आप देख लें, ठीक है। बुक भी ले सकते हैं, मतलब साइट्स में भी मैं आपके साथ, साइट्स में मैंने आगे डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करके मैं पहली साइट आपको दे दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा एट वेरी हाई स्पीड, इट इज मच फास्टर than human beings. A computer can perform billion of calculation in a second. कंप्यूटर ह्यूमन बींग्स की निस्बत जो होता है वो बहुत स्पीड से जो है वो काम करता है, और बिलियंस की जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं उनको नैनो सेकंड्स के अंदर कर देता है। आजकल आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जी, चल ऐसा करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में ना इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है ना, कल भी सेम टाइम पे होगी क्लास। जी सर, ठीक है। चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल 6:10 पे है क्लास। नहीं उस पे आप 6:30 पे नहीं, 4:50 पे होगी। ठीक है सर, ओके ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।